वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। यदि आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। इस क्लास में सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। आप लोग परीक्षा से पहले इस क्लास को अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। तो अपने जीके जीएस की प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है। इसमें पूछा गया पहला ही प्रश्न है कि करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईसा पूर्व में किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विजयपाल ने की थी। और इसी तरह के प्रश्न आपके लिए 4th ग्रेड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अत्रि महेश भट्ट ने। सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि सत्य कथन बताइए हल्दी घाटी से संबंधित। तो आपको इसमें क्या बताना है? तो आपको इसमें सत्य कथन बताना है। तो देखिए, अबुल फजल हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहते हैं, पहला ठीक है। बदायूं ने गोगोंदा का युद्ध कहा था, ये भी ठीक है। जेम्स टॉड ने इसे हल्दी घाटी थर्मोपल्ली का युद्ध, ये भी ठीक है। यह युद्ध अनिवार्य था, ये भी ठीक। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राज सिंह ने डैश नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो कौन सी नदी का पानी रोक करके इस झील का निर्माण कराया गया था? तो आपका जवाब होगा गोमती। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 5। अब 5 कौन कौन से राज्य हैं, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे 5 कौन कौन से राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार। इस क्लास में आपके लिए हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और जियोग्राफी सभी सम्मिलित की गई है। और इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को लिया गया जो इम्पोर्टेंट लगे थे और जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 23 अंश 3 डिग्री उत्तर से और 30 अंश 12 डिग्री उत्तर। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो कुल पूछा गया राजस्थान में कितना भाग है, तो आपका जवाब होना चाहिए 10.41%। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो किससे निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर से। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में पूछा गया है, तो आपका जवाब होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चलिए अगला प्रश्न, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? जो ये प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है। तो आपका इसका जवाब क्या होगा? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स टॉड ने लिखी थी ये पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो सत्य पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का आकार डैश है। तो जो राजस्थान का जो आकार है वो किस टाइम में है, तो ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि पतंग, समांतर, असमच चतुर्भुजाकार भी इसे कहते हैं। तो इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों में है वह है। तो वह जिले का नाम पूछा है। तो आप ये तो इतना बेसिक है तो आप इसे कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आपका वह हो जाएगा गंगानगर। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने आगे। अगला है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो जिलों के नाम पूछे गए हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पेपर में। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाप को पानी में परिवर्तन करना, जो कि ये कारण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि लोहे पर जंग लगता है। तो जो लोहे पर जंग लगता है वो किस कारण लगता है? हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति के कारण लगती है जंग। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अभी तक यदि आप क्लास पर लाइक हैं, क्लास पर नए हैं चैनल पर, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और क्लास लाइक नहीं किए, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा वह गुण है? तो वह गुण आपका हो जाएगा द्रव्यमान, जो अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारण का के उदाहरण है? तो उदाहरण पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा, देखिए लोहे का जंग भी है, चांदी पर काली सतह का आवरण ये भी होता है, लोहे पर हरी सतह का आवरण होता है, लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण ये आपका नहीं होता, लेकिन आपका जो पहला दूसरा तीसरा ये आपका होता, तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? तो भौतिक परिवर्तन पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा, देखिए पानी का जमना ये भी भौतिक है, पानी का भाप में बनना ये भी, बर्फ का पिघलना ये भी, तो इस तरह से आपका उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर के खेलों व फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जॉयस्टिक। क्या कहेंगे? जॉयस्टिक कहेंगे उसे, तो उसे आप लोग कहेंगे जॉयस्टिक। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो आपको पता होगा सीपीयू के लिए कहते हैं। अगला है कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। ये कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को लिए। तो इसमें किलोवाट दे रखा है पहले, दूसरे पर बाइट दे रखा है, और इसके ऑप्शन देखते हैं कहाँ दे रखे हैं। ये आ गए आपके ऑप्शन। और तो मेगावाट दे रखा है, टेरावाट, गीगावाट और बिट। तो आपको इनके लिए सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक आपको इसमें जाना है। तो चलिए चलते हैं छोटी से बड़ी की तरफ। तो सबसे छोटी इकाई आपकी होती है बिट होती है। क्या होती है? बिट। तो 6 वाला है आपका, इसमें 6 देखते हैं किसमें, ये इसमें, ये 2 वाले में आ रहा है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगली इकाई आपकी होती है, इसके बाद में आपकी आ जाती है, इसके बाद में आपकी इकाई आएगी, बिट के बाद में आपकी क्या आ जाएगी? बिट के बाद में आपकी आती है बाइट। बिट के बाद में आप कौन सी इकाई आएगी? आ जाएगी आपकी, आ जाएगी बाइट। सेकंड वाली आ जाएगी, इसमें भी सेकंड है। इसके बाद में आपकी आ जाएगी, बिट के बाद में आपकी इकाई आ जाएगी किलोवाट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? किलोवाट आ जाएगी आपकी। क्या आएगी आपकी? किलोवाट आएगी। बिट आएगी, बाइट आएगी, बिट आएगी आपकी, बिट आएगी, बाइट आएगी, किलोवाट आएगी। बिट बाइट किलोवाट, बिट बाइट किलोवाट आएगी आपकी, इस तरह से, ठीक है। बिट बाइट किलोवाट आएगी, और फिर इसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी? मेगावाट आ जाएगी, फिर आपका मेगा आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट की क्या जानी जाती है? तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या हो जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मॉडिफायर। क्या हो जाएगा? मॉडिफायर। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संबंध प्रदान करता है? तो आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है?
तो ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किस राज्य ने शुरू की है? एक ये झारखंड राज्य ने शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न। अगला कि विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त के। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के 78वें गण स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो थीम पूछी गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा 16। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विकसित भारत। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कर्मयोगी भारत वन कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये कहाँ निर्माणाधीन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कोटा में निर्माणाधीन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पेपर में बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हाल ही में भरतपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ? तो ये आ भी सकता है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका आप ये थे नटवर सिंह का निधन हुआ था। फेमना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है ये। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैष्णवी शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में निकल व क्रोमियम की खोज की गई? तो खोज कौन से जिले में की है गई थी? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में 4th ग्रेड के पेपर में बन सकता है, जो आपका होने जा रहा है 19, 20, 21 सितंबर को कंडक्ट होगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर। क्रोमियम और निकल के कहाँ मिला? तो ये मिला डूंगरपुर में। चलिए अगला प्रश्न। अगला कि संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो ड्राफ्ट में किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं? तो सही नहीं पूछा गया, तो आपका जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची कनाडा से लिया गया। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है तो कैसा ये है? राज्यों का संघ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति या अध्यक्ष कौन थे? तो क्या पूछा? स्थायी पूछा गया है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो वाक्यांश पूछा गया, तो आपका जवाब हो जाएगा हम भारत के लोग हैं, यहाँ से शुरू होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आपका जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, आप दोहरी नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो नहीं पूछा गया, तो आपका जवाब हो जाएगा भाषा। क्या नहीं दे रखा है? ये आपका नहीं दे रखा है भाषा। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितनों लोगों ने साइन किए थे? तो ये किए थे 284 लोगों ने साइन किए थे इस पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? बताए कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया भारत 8वीं सूची में? तो आपका जवाब हो जाएगा 22। इस तरह से अपनी 60 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।